वेंचुरीमीटर की खासियत क्या है, ये एप्लीकेशन है। वेंचुरीमीटर का एक अरेंजमेंट होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करता है। बहुत सारी जगह पर हम लोग यूज करते हैं इसको, बहुत सारा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अभी नहीं जाएंगे। अभी हम समझना चाहेंगे कि अरेंजमेंट कैसा है। जैसे एक पाइप है, मान लीजिए ग्लास का पाइप है, आपको दिख रहा है कि क्या उसका वाटर फ्लो सिचुएशन है। तो वेंचुरीमीटर की खासियत क्या है कि इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो चेंज करता है। अभी देखना है, सिर्फ ड्रॉ मत कीजिएगा, अभी देखिए सिर्फ। इस पॉइंट, यहां का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हम लोग A1 ले रहे हैं। इस पॉइंट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग सपोज करें A2 ले लेते हैं, और यहां वाले को A1 लिए। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं A1 इज ग्रेटर देन A2। ठीक है, फ्लूइड फ्लो सिचुएशन है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड फ्लो सिचुएशन है, फ्लूइड का फ्लो का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, सिचुएशन कुछ इस तरह का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड पार्टिकल का, उसको हम लोग V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे जो फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी है ये रिप्रेजेंट हो रहा है V2 से। ठीक है, क्लियर है? V1 और V2 में कौन ज्यादा होगा? V2 ज्यादा होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। कंटिन्यूटी इक्वेशन हम जानते हैं, यदि फ्लूइड सेम है और इनकंप्रेसिबल है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जिस क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी कम होगा, जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग, यानी कि फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, हम कह सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। दिस इंप्लाइज, या फिर कह लीजिए A1 इज ग्रेटर देन A2, दिस इंप्लाइज V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। अभी हम लोग यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, और बर्नौली इक्वेशन का कैसे यूज करेंगे ध्यान से समझिएगा। यहां समझ में आ जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा सीट का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सब बन जाएंगे। अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक हम YouTube मैनोमीटर लेते हैं। YouTube मैनोमीटर का काम क्या होता है पता है आप लोग को? अरे YouTube मैनोमीटर क्या करता है, किसी को नहीं पता? YouTube मैनोमीटर क्या करता है? बोल ही नहीं रहे हैं कोई। YouTube मैनोमीटर पढ़े आप लोग? क्या उसका क्या एप्लीकेशन है, वो क्या उसका रोल है, बताइए। टू मेजर द गेज प्रेशर वी यूज YouTube मैनोमीटर। एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। अब यहां पर ध्यान से देखिए, समझिए यहां पर। अच्छा, आपको एक चीज और पता है, बर्नौली इक्वेशन से हम लोग ये जानते हैं कि यदि फ्लूइड क्या है, इनकंप्रेसिबल है, लिक्विड फ्लूइड है, इनकंप्रेसिबल है, तो जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां प्रेशर कम होगा। इसीलिए यहां के क्रॉस सेक्शन कितना है, ये A1 है यहां का क्रॉस सेक्शन, तो यहां फ्लूइड प्रेशर ज्यादा देगा, इसी करस्पॉन्डिंग यहां पर प्रेशर कम होगा, तो यहां का फ्लूइड इधर प्रेशर कम दे पाएगा, सो दैट इसलिए यहां का जो मैनोमीटर फ्लूइड है वो ऊपर राइज कर जाएगा। होगा ऐसा? तो यहां पर देखिए, ये इसमें हम लोग बोलते हैं रो एम,
यानी कि डेंसिटी, या आप कह लीजिए इसको बोलेंगे डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जो फ्लूइड हम लोग मैनोमीटर में लिए हैं वो रो एम है, और जो फ्लूइड हम लोग वेंचुरीमीटर में लिए हैं वो फ्लूइड का डेंसिटी रो है। मान लीजिए यहां वाटर फ्लो कर रहा है, इसमें मरकरी है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर जो भी हम लोग लिए हैं यहां पर U2 मैनोमीटर में, उसका डेंसिटी अलग होगा इससे। मान लीजिए यहां कोई भी नहीं लेते हैं तो यहां से वाटर इसमें इंटर कर जाएगा, कर सकता है वो, यहां तक तो है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से हम क्या रिलेट कर पाते हैं उसको आगे हम देखेंगे। यहां पर हमने क्या किया कि एक यूट्यूब मैनोमीटर हमने अटैच कर दिया दो क्रॉस सेक्शन पर। एक क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A1 और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A2। ऑब्वियसली A2 छोटा है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब इसमें हम लोग निकालेंगे चेंज इन प्रेशर। तो हमको पता है किसी भी क्रॉस सेक्शन पर यदि हम यहां पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया लें, इस सेक्शन इसको 1 ले लें और यहां पर सेक्शन इसको 2 लें, तो ये सेक्शन 1 हुआ और ये सेक्शन 2 हुआ। तो फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर। सेक्शन 1 पर लिखेंगे तो अब यहां P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G। अब यहां से ग्राउंड का हाइट लेंगे जो डेटम लाइन होगा हमारा, तो इसका हाइट, जो इसका सेंटर पॉइंट का हाइट है दैट इज H1, और ये जो हाइट होगा सेंटर पॉइंट का इसका दैट इज H2 बराबर H1 होगा, क्योंकि वेंचुरोमीटर हॉरिजॉन्टल रखा गया है। अब यहां पर रो जी H1 ये सेक्शन 1 का है और ये बराबर किसका होगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहां से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से। तो यहां A1 बाई A2 इंटू V1 बराबर V2 होगा। दिस इंप्लाइज V2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू V1, ऐसा लिख सकते हैं। जहां कहीं भी हमको V2 को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ V1, हम ये रिलेशन को वहां पुट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के अनुसार हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो अभी इसको यहां लेते हैं तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2, रो कॉमन है, ठीक है, वो बाहर हो जाएगा तो रो कॉमन हो गया और यहां आ जाएगा क्या P1, तो यहां V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चेंज इन प्रेशर का एक्सप्रेशन हुआ है कि नहीं। अब ये P1 माइनस P2 है क्या, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 क्या है, P1 माइनस P2 क्या है, P1 माइनस P2 प्रेशर एट पॉइंट A फर्स्ट सेक्शन, प्रेशर एट पॉइंट सेकंड सेक्शन का डिफरेंस है, ठीक है, जो कि हम लोग किससे फाइंड आउट कर सकते हैं यूट्यूब मैनोमीटर से। समझ पा रहे हैं। यूट्यूब मैनोमीटर क्या कर रहा है, यहां पर जो भी फ्लूइड है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वाटर है, तो वाटर इसमें इंटर किया, वाटर यहां तक प्रेशर एक्सर्ट किया। अब इससे ज्यादा प्रेशर वाटर नहीं लगा पा रहा है, यदि इससे ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो ये जो सेक्शन है ये और नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहां पर भी वाटर इंटर किया लेकिन वाटर यहां पर प्रेशर कम लगा पाया, इसीलिए मैनोमीटर थोड़ा राइज पर है। यहां प्रेशर ज्यादा लगाया इसलिए मैनोमीटर थोड़ा नीचे है। समझ सकते हैं इस बात को। आप ये कह सकते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2। ऐसे भी आप प्रूफ कर चुके हैं कि V2 इज ग्रेटर देन V1, तो जो एक्सप्रेशन हमने राउंड अप किया है वो पॉजिटिव मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट है, तो ये एक्सप्रेशन का पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या है, P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक। तो क्या हम P1 इज माइनस P2 इज इक्वल टू रो एम जी एक्स लिख सकते हैं क्या,
फ्रॉम पास्कल लॉ? बोलिए पहले। कुछ लोग को पता है, कुछ लोग हवा में सोच रहे हैं। हर्षदीप, समझ में आ रहा है? नहीं, पहला इंसान हो तुम जो सच बोले हो। तुम्हारी सच्चाई से हम बहुत खुश हैं। क्लास के बाद मिलना, आज 7 बजे से पहले नहीं जाने देंगे। क्यों बोल दिए? 7 बजे से पहले नहीं जा पाओगे आज। तुम्हारा मैथ है कि बायो है? बस 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 6:30 बजे तक बायो करोगे, ही आधा घंटा बैठाएंगे, ठीक है? 8 बजे तक बैठ सकते हो, चाय भी पिलाएंगे और बिस्किट भी मेरी तरफ से रहेगा। 8 बजे तक बैठ जाओ, फिर तुम कल नहीं कहोगे कि हमको नहीं समझ में है। बोलो, क्या ये मेरा प्रस्ताव मतलब समझते हो? तुम्हें अच्छा लग रहा है तो आ जाओ। 6:30 बजे तक क्लास करना बायो का, उसके बाद 1.5 घंटा मेरे साथ, ठीक है? शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे से बताएंगे। ये लोग तो रुक ही नहीं पाता है, ठीक है? चलिए आइए यहां पर। तो ये जो चेंज इन प्रेशर लिखा है ये गेज प्रेशर है, और ये रो जो हमारा जो फ्लूइड हमने मैग्नेटिक फ्लूइड यूज किया है वो हो गया जी, और एक्स हो गया, ठीक है? ये एक्स वो है जो चेंज इन प्रेशर बता रहा है। मान लीजिए सपोज करें, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा फील कीजिएगा, मान लीजिए क्रॉस सेक्शन बढ़ने लगा, तो क्रॉस सेक्शन बढ़ने लगेगा तो ये जो मैग्नेटिक फ्लूइड है वो नीचे जाने लगेगा, ये ऊपर उठने लगेगा, क्योंकि इसमें फ्लूइड तो सेम फिक्स है। ये नीचे जाएगा तो इसको ऊपर उठना होगा, और ये थोड़ा नीचे जाएगा थोड़ा ऊपर उठेगा, तो होगा क्या? x/2 नीचे जाएगा, ये x/2 ऊपर जाएगा, डिफरेंस मैग्नेटिक फ्लूइड के लेवल का 0 हो जाएगा। तो x 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन 0, तो P1 बराबर क्या होगा? ये कब होगा? जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 हो जाएगा। बात समझ पाए? क्लियर है ना? तो चेंज इन प्रेशर रो एम जी एक्स हो गया। अब इस वैल्यू को, ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इसको हम फर्स्ट में डाल सकते हैं क्या? ठीक है, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या? इक्वेशन 2 इन 1 में पुट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? रो एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ, क्या मिलेगा? रो इंटू V2 माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है? अभी यहां पर एक ये भी एक्सप्रेशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, ये भी आगे काम देगा क्वेश्चन बनाने समय, ठीक है? अब आगे आते हैं इसमें। अब हम क्या करते हैं कि V2 का जो भी एक्सप्रेशन है, V2 का जो भी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ V1 वहां पुट कर देते हैं, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे? V1 निकाल लेंगे, V2 निकल जाएगा, ठीक है? तो यहां पर लिख रहे हैं रो एम जी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रो, V2 की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? A1/A2 स्क्वायर स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से रो एम जी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रो। अब यहां से V1 स्क्वायर निकाल लिए, तो क्या आया? A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से इसको एलसीएम लेकर के इधर आ जाएंगे, तो रो एम जी एक्स इनटू डिवीजन में रो, और यहां आ जाएगा कितना? A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर आएगा, और इनटू A2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, कुछ गड़बड़ हुआ? ठीक है, यहाँ पिछली पे यही लिखे थे ना हम, ठीक? इतना आएगा, समझ पा रहे हैं इस बात को? और यहां से V1 निकालना हो तो V1 इज इक्वल टू रूट अंडर, या फिर कह लीजिए 2 रो एम जी एक्स डिवीजन में रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और होल का पावर 1/2। ये निकालना था हमको अलग अलग पोजीशन पर पार्टिकल का स्पीड।
समझ पाए इस बात को? समझ गए? थोड़ा अभी इसको लिखिए मत। इसमें क्वेश्चन क्या हुआ? कहां पर 80 उसका छूट गया? अच्छा, 82 स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसका स्पीड के लिए आया है। इसमें एक क्वेश्चन है जो आप देखिए, अभी लिखिएगा मत। क्वेश्चन नंबर आप लोग निकालिए और 39 देखिए तो इसको देखिए और अभी उतारिए मत। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। कौन सा आंसर होना चाहिए? ए होना चाहिए। देखो यहां पर क्या है, ये एक्सप्रेशन है ना। आ अच्छा, ये 2 इधर जाएगा तो 2 इंटू रो एम जी एक्स होगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, रो एम क्या है? रो एम क्या है? रो एम है उसके अंदर में मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, उसका डेंसिटी है। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर मैग्नेटिक फ्लूइड नहीं है, जो उसमें है, उसमें ही फ्लूइड जो पाइप में है वही फ्लूइड तो आगे जाकर ऊपर उभर आया है ना। तो उस केस में दोनों रो क्या होंगे? सेम होंगे। रो रो कैंसिल हो जाएगा। 2gx बराबर क्या? 2gh होगा। तो 2gh बराबर क्या आएगा? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा। समझ पाए? थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आया? फ्लूइड सेम रहने पर अलग हम जनरलाइज एक्सप्रेशन लिए हैं, यदि फ्लूइड अलग अलग रहेगा, जो कि हो सकता है, ज्यादातर केसेस में मिलता है। सेम फ्लूइड रहेगा तो आपको कट कर देना है, और यदि अलग अलग होगा तो वहां पर अलग अलग रखना है। ठीक है, समझ गए? चलिए इसको उतारिए, सॉल्व कीजिए। उसी तरह 40 भी बनेगा। विस्कोसिटी बताइए, किसको कहेंगे? बोलिए। ये किसी फ्लूइड का प्रॉपर्टी है या सॉलिड का भी? और यदि फ्लूइड का है तो गैस का भी होगा क्या? हाँ, गैस का नहीं होगा। फ्लूइड की प्रॉपर्टी है तो गैस में होगा कि नहीं? गैस में होगा कैसे? कोई ऐसा गैस जिसमें कि विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होता है? हाँ, ध्यान से देखिए, कुछ डायग्राम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। फिर वो क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, उसका सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। जो हम लोग को पढ़ना होता है इंजीनियरिंग में, उसका इनिशियल थोड़ा सा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ले रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका एनसीईआरटी की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है।
जैसे मान लीजिए कि एक सॉलिड प्लेट है, प्लेट मतलब कैसा, आपने लकड़ी का टुकड़ा देखा है जो मान लीजिए इस शेप का है, ऐसा, इस तरह से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसको हम लोग प्लेट बोल सकते हैं, जिसका थिकनेस बहुत कम है, थिकनेस कम है, विड्थ ठीक ठाक है, लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यदि इस प्लेट को, लकड़ी के इस टुकड़े को पटरा भी कह सकते हैं आप, डे टू लाइफ में बोलते हैं, या फिर कह लीजिए पतला सा सीट कह सकते हैं। यदि उसको हम पानी, जो नदी है, नदी के पानी में फ्लो है और उस पर हम उसको जस्ट रख दें तो वो उस फ्लो के साथ मूव करेगा, करेगा ना। क्या जो पानी के कांटेक्ट में वो जो हमारा वुडन प्लेट है, वो जो उसका जो मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के टच में होगा, क्या उन दोनों का स्पीड एक होगा या अलग अलग होगा? जो वाटर के पार्टिकल्स या जो लेयर उस वुडन प्लेट के साथ कांटेक्ट में है, उसका स्पीड, वो वुडन प्लेट का स्पीड सेम होगा, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में, स्टिकी कंडीशन में है, वो तो दोनों सेम स्पीड से जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं यही वो प्लेट इस तरह से आपके सामने है, ठीक है, और यहां पर एक फिक्स प्लेट है ये, या फिर कह लीजिए फिक्स सरफेस है ये, यहां प्लेट ना दे करके हम फिक्स सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स सरफेस, फिक्स्ड सरफेस। तो फिक्स सरफेस है, अब इसके बीच में वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है मतलब एक, यदि हम बात करें एक नहर का या एक आप रिवर ले लीजिए, रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, और मान लीजिए कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है, मतलब टर्बुलेंस नहीं है, जैसा एक रिवर में नॉर्मली होता है, कब, जून मंथ में या मई मंथ में स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, सिंपल फ्लो, प्योर स्ट्रीमलाइन नहीं होता, बीच में जो कुछ स्ट्रगल आते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, मान लेते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो है। जब बारिश का समय आता है, जब ज्यादा बारिश होता है, तो उस रिवर में ज्यादा पानी फ्लो करने लगता है, और वहां पर फिर टर्बुलेंस फ्लो शुरू हो जाता है, जो खास करके हिमाचल प्रदेश वगैरह में आप देखते हैं, जब बहुत भयंकर बाढ़ आता है, बारिश होती है खूब ज्यादा, तो सारा पानी पहाड़ का वो नदी से होता है वो क्रॉस करता है समुद्र में जाने के लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होता है, ठीक है। ऐसे फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, जिसमें वाटर फ्लूइड पार्टिकल का पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, वो जिगजैग पाथ को फॉलो करता हुआ जाता है, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल नहीं है, मतलब उसका एक तरीका नहीं है मूव करने का, जिधर जैसा उसको फोर्स मिलता जाएगा वो मूव करेगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर रहे हैं, मतलब नदी का पानी स्मूथली फ्लो कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। उस केस में वाटर फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे ये इस पर फोर्स लगा, इस प्लेट पर जो कि इस तरह का शेप का है, ये वुडन प्लेट है, वुडन प्लेट, तो वुडन प्लेट पर एक हमने फोर्स लगाया एफ, जो मान लीजिए कि शियर फोर्स, शियर फोर्स है ये। इसको शियर फोर्स क्यों कह रहे हैं? शियर फोर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो फ्लूइड का लेयर है ना, उसके पैरेलल लग रहा है, जो कि फ्लूइड के लेयर्स को आगे डिस्प्लेस करना चाह रहा है, लेयर्स बाय लेयर डिस्प्लेस करना चाह रहा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि यदि इसका स्पीड यहां पर v है, फोर्स लगा और ये प्लेट जो आगे मूव कर रहा है इसका स्पीड v है, ये प्लेट जो आगे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में v उसका स्पीड है, ठीक है। तो इसका जो ऊपर का लेयर होगा फ्लूइड का, वो भी v स्पीड से जा रहा होगा, क्योंकि वो लेयर इस प्लेट के साथ कांटेक्ट में है और उस वुडन प्लेट पर फोर्स लगाया गया है, उसके कारण शियर फोर्स वो लगा, जिस कारण से उसका स्पीड कितना है, v है। और यहाँ का जो बॉटम पोर्शन है, यहाँ का v कितना होगा, 0 होगा ना। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर स्पीड v है, मान लेते हैं आपके समझने के लिए, लेट 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां 0 है। ये कहां का सिचुएशन है? ये बॉटम लाइन का, ग्राउंड के पास का सिचुएशन है, ये ग्राउंड सरफेस है।
तो ग्राउंड सरफेस पर जो वाटर पार्टिकल्स जो कनेक्ट होंगे इसके साथ में, वो रेस्ट पर होंगे, रेडियल मोशन होगा ही नहीं, तभी तो उसके साथ कनेक्ट में रहेगा। और ऊपर में इसके साथ ये फ्लूइड लेयर्स कनेक्ट होंगे, तो जो इस प्लेट का स्पीड होगा वो फ्लूइड लेयर का होगा, वो फ्लूइड लेयर इतने स्पीड से जा रहा होगा। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो डायग्राम से आप सहमत हैं? यदि हम ऐसा कुछ डायग्राम बनाएं, ये डायग्राम हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह से वेलोसिटी प्रोफाइल बता रहा है। यहां पर ये जो है ये वेलोसिटी v है, इससे आगे, इससे नीचे आने पर पार्टिकल का स्पीड डिक्रीज करेगा। बोलिए हाँ या ना, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा वो पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है, पूरा अच्छे से, तब आप विस्कोसिटी को अच्छे से समझ पाएंगे और फिर आप मेरे क्वेश्चन का या मेरे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे पाएंगे। संतोषजनक से मिले हैं कभी? ठीक है, ये टोटल हाइट को हम मान लेंगे। हाइट टेढ़ा हो गया क्या? टेढ़ा होगा तो बोलिएगा, स्ट्रेट करेंगे इसको। टेढ़ा है, अब ठीक है? अरे इतना भी स्केल लेके थोड़ी ना हम खड़ा हुए हैं, ठीक है? इसको मन लगाना, वो बोलेगा हाँ नहीं अभी भी सीधा नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? कुछ फील आ रहा है कि जो मैंने बातें बताई उसके अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। ये हाइट जो है, ये हाइट को हम एल मान ले रहे हैं, ठीक है? तो हम एक चीज लिखने जा रहे हैं ताकि आपको इसकी क्लैरिटी नजर आए। ये जो लाइन ड्रॉ किया है ना, ये कुछ नहीं है, बस पार्टिकल का अलग अलग लेयर्स पर वेलोसिटी है। अलग अलग लेयर में जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उसका वेलोसिटी है। टॉप पे सबसे ज्यादा होगा, बॉटम पे सबसे कम होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्ट्रेट लाइन प्रोफाइल क्यों होगा हम बताते हैं आपको थोड़ा सा आगे। स्ट्रेट लाइन प्रोफाइल यदि हम मान लेते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x और y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, तो क्या ये जो रिलेशन होगा इसमें वो लीनियर रिलेशन होगा क्या? स्ट्रेट लाइन होगा? चूंकि चेंज कर रहा है इसीलिए स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इंक्लाइंड होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को? मैथमेटिक्स में पढ़े हैं तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आएगा आपको। क्यों आएगा आगे देखेंगे। अभी यहां पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी, उससे नीचे घटता जाएगा घटता जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये मान रहे हैं कि L बराबर 0 पर V क्या होगा? 0। और L बराबर, सॉरी, जो स्मॉल l है, स्मॉल l ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल L, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा u होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू v। इस विचारधारा को समझ पा रहे हैं? क्या इस विचार से आप सहमत हैं? समझ में आया है? बायोलॉजी वाले बच्चे बताइए, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मान लिया है कि मैथमेटिक्स मेरे काम की नहीं। और जिस दिन आपने ये मान लिया है मैथमेटिक्स मेरे काम की नहीं, उस दिन ज्यादा मैथमेटिक्स तंग करेगा आपको। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बोलो, कोई बोलेगा कि हाँ सहमत हैं? ठीक, और कोई? हर्षदीप बोलो। मन अंदर से ये बोल रहा है मास्टर तुम कुछ बोल रहे हो, हमको नहीं समझ में आ रहा। आदमी कितना भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, जब दिल से आवाज निकलता है वो अपनी भाषा में निकलता है। निकलता है कि नहीं? हाँ, तुमको बैठने में दिक्कत हो रहा है? बोलिए। अरे समझ में आया तो आगे बढ़े। मेरी एक थोड़ी समस्या है, यदि आप नहीं समझेंगे तो फिर इसको समझाएंगे, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आगे का पूरा कहानी समझ में नहीं आएगा। हीरो भाग रहा है, मतलब, और वो उसका पैर दिखाया जा रहा है फिल्म में, उसका पैर दिखाया जा रहा है, भाग रहा है, वो हाफ पैंट में भाग रहा है, अचानक फुल पैंट हो गया। तो होता है ऐसा,
देखा है आप लोग ने फिल्म? नहीं, साउथ को मूवी नहीं है, आप लोग नहीं देखे हैं दीवार वार, जो अमिताभ, जब ये लोग का जब पुराना का फिल्म था ना, जब उस समय का फिल्म यही होता था। उसमें ना हर हीरो का फादर फैक्ट्री में काम कर रहा होता था, क्योंकि हीरो था तो उसका फादर ईमानदार होता था। हीरो का फादर बेईमान नहीं ना होगा ना, उसका कैटेगरी अलग है, उसके लिए दूसरे लोग हैं। और उस फैक्ट्री में ना कुछ लोग ऐसे होते थे, वर्कर होते थे, जो कि उस फैक्ट्री के आड़ में गलत काम करते थे, मतलब शराब वराब का ठेका, ऐसा कुछ टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और वो ईमानदार आदमी था, हीरो का पिताजी, उसने देख लिया। आप चूंकि ईमानदार आदमी है तो शांति से बैठेगा नहीं, अरे शांति से बैठ जाओ, तुमको क्या मतलब है उसके, तुम मत खरीदो। लेकिन नहीं, वो हीरो का पिता है वो। ठीक है, वो जाकर के फैक्ट्री के मेन आदमी से कह दिया। मेन आदमी उसे मिला हुआ था। फिर सब लोग घेर लेते हैं उसको, बारिश का समय हो रहा था, बेचारा वो अपना सैलरी लेकर जा रहा होता है, और वो सब घेर लेते हैं। उसके बाद फिर उसी बीच में उसका बेटा भी, मतलब हीरो है ना, बच्चा है अभी, वो उसको देखना है, वो देख रहा है ऐसी लड़ाई होता हुआ। ठीक है, तो उसके पिताजी को मार देता है, उसको एकदम ध्यान में आता है। फिर सब पूछते हैं कि अरे देखो उसका बेटा भाग रहा है, सब उसके पीछे भागता है, क्योंकि वो हीरो है, उसको आगे काम करना है, उसके बच्चे को मारना है, तो उसको अब बच जाता है वो। ठीक है, वो आगे बढ़ जाता है, बच जाता है वो, और उसको याद रहता है। ऐसा है, सही में हुआ है फिल्म में। तो हीरो दौड़ रहा है, वो वही बच के दौड़ रहा है, हाफ पैंट पहना वो दौड़ रहा है, और वो फुल पैंट हो जाता है, तब आप समझ पाते हो वो यही हीरो था वो। दीवार मूवी देखिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फिल्म हैं जिसमें ऐसा दिखाया गया है। क्या आप लोग नहीं देखे हैं? गलती से भी नहीं देखा है आप लोग ने? देखा है ना। और उस समय के जो फिल्म थी ना, उस फिल्म में इतनी खासियत थी। अभी तो स्मार्टफोन हो गया ना, पहले तो स्मार्टफोन भी नहीं था, टीवी भी बहुत जगह पे नहीं था, बहुत सारे घर में टीवी नहीं था। तो जैसे मेरे गांव पे कभी इस तरह का फिल्म चल रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है कि विलन अपना गाड़ी से ऐसे से जा रहा है, अपना एकदम आगे से कैमरा दिखा रहा है, तो खाली गाड़ी ही घूम रहा है, मतलब गाड़ी का आगे का ग्लास ही घूम रहा है, गाड़ी नहीं घूम रहा है। उसको पूरा फुल स्केल पे दिखाया जाए तो गाड़ी किसी ट्रॉली पर रखा हुआ है। ठीक है, और वो ऐसे से कर रहा है, ऐसे से। अब पीछे से पुलिस का जीप है, वो पुराना वाला जीप नहीं होता है एकदम, वो पुराना टाइप का जीप एकदम। तो उसमें भी अब हीरो ऐसे से कर रहा है, इधर से कैमरा ऐसे, हीरो ऐसे, तो ये विलन ऐसे से कर रहा है। अब विलन ऐसे किया ना, तो घर में जो लोग बैठे हैं वो भी ऐसे से कर रहे हैं। वो भी ऐसे कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि हम ही हैं। ठीक है, और पीछे से म्यूजिक भी आ रहा है, गाड़ी के एकदम घसीटने का आवाज आ रहा है, फिर से जीप आ रहा है, जीप एकदम पीछे पीछे। और उसमें खासियत क्या है कि उसमें से जो एक एक तो गाड़ी चला रहा होगा, एक इंस्पेक्टर है ना, वो एक पैर गाड़ी पे जीप से बाहर निकाल करके ऐसे फायर कर रहा होगा, और एक भी नहीं लगेगा। और लग भी गया तो विलन के बांह से ऐसे लगता हुआ चला गया, विलन ऐसे ऐसे करता हुआ बाहर निकल रहा है। ठीक है, और किसी झोपड़ी उपड़ी में जा करके लेट जा रहा है, फिर से उसका नया जीवन शुरू हो रहा है। इस टाइप से बहुत सारा फिल्म होता था, आप देखेंगे आपको मिलेगा फिल्म। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि फिल्म आप बीच से देखिएगा, या फिर कुछ आपको ना समझ में आए फिर भी आप कंटिन्यू करिएगा, तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हीरो बदला क्यों ले रहा है। ठीक है, आपको ये भी नहीं पता चलेगा हीरो की मां व्हाइट साड़ी में क्यों है, नहीं पता चलेगा। आपने नहीं मरते हुए नहीं देखा हीरो के पिता को ना, तो आप कैसे पता चलेगा व्हाइट से। निरूपा रॉय को जानते हैं आप लोग? निरूपा रॉय फेमस एक्ट्रेस है, वो हर फिल्म में, ज्यादा 90% फिल्म में वो एक हीरो की मां ही बनी है, और वो विडो है। आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। आइए, समझिए। आप लोग भी सोचिए कि हम क्या किए होंगे जी, अपने इस 40 साल की उम्र तक हम क्या किए होंगे। यही काम किए हैं, फिल्म देखे हैं, क्रिकेट खेले हैं, चेस खेले हैं। आइए, समझिए यहाँ पर। लेकिन हाँ, जितना दिन भी पढ़े मत, 1-2 घंटा ही पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़ते थे, मन लगा के पढ़ते थे। जो मेरा एक ही शुरू से रहा है फिलॉसफी, जो चीज में मन ना लगे वो काम मत करो। मतलब ये मेरा कहना है, आप लोग मत मान लीजिएगा, पता चला कल से कोई आ ही नहीं रहा है। क्लास खाली, अब पूछ रहे मनीष को, कर आप ही कुछ बोल दिए थे, कल का कोई आया ही नहीं। ऐसा नहीं है, मतलब मन लगाइए। देखिए, दो फिलॉसफी हमेशा पैरेलल काम करता है। ये दो फिलॉसफी को जिस दिन आप समझ लीजिएगा ना, उस दिन आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, 24 घंटा तो सबके पास है, कुछ लोग उसको काट रहा होता है, कुछ लोग उसको जी रहा होता है कि नहीं? 24 घंटा ही सबके पास है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 24 घंटा है, आपके पास 22.5 घंटा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपके पास भी 24 आवर है, मेरे पास भी 24 आवर है। उसी में कुछ लोग उसको काट रहे होते हैं, ये भगवान कल फिर जाना है, और कुछ लोग उसको जी रहे होते हैं।
कि वाह कल जाना है, ठीक है। बस प्रेजेंस ऑफ मार्स परसेप्शन का अंतर है, और क्या चीज का अंतर है, कुछ का अंतर नहीं है कि नहीं। तो अब फिलॉसफी क्या कहता है, पहला फिलॉसफी कहता है, उसको ध्यान से समझिएगा, ये मेरा खुद का सोचा हुआ फिलॉसफी है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैंने खुद अपने अपने जीवन से मैंने सीखा है। एक फिलॉसफी कहता है कि लाइफ में वो काम करो जिसमें मजा आए, ठीक है, ये कहता है पहला फिलॉसफी। ये पहला फिलॉसफी आप मानते भी हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ एजम्पशंस हैं, बर्नौली क्वेश्चन लगा रहे हैं, एजम्पशंस हैं, ठीक है। तो एजम्पशंस को लेके चलेंगे। लाइफ में आप वो काम कीजिए जिसमें मजा आए, ये बात बिल्कुल सही है, ये पहला फिलॉसफी लाइन है। अब दूसरा फिलॉसफी ये कहता है, दूसरा फिलॉसफी जो इससे अलग है लेकिन इसको इंटरसेप्ट नहीं करता, अलग है, कहता क्या है दूसरा फिलॉसफी, कि लाइफ में कोई भी काम आप करिए, आपको शुरुआत में उसमें मन नहीं लगेगा, आप उसमें लगातार कंसिस्टेंट रहेंगे, धीरे 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 कंसिस्टेंट रहते रहते फिर एक ऐसा थ्रेशोल्ड लिमिट आएगा, उसके बाद आपको उसमें मन लगने लगेगा। बात बड़े एम की हो रही है, बात छोटे एम की नहीं हो रही है, ठीक है। कौन सा काम जिससे आपका अपना लाइफ बेहतर होगा, मैं उस काम की बात कर रहा हूं। तो कोई भी ऐसा काम करिए जो आपको, जिसमें आपको मन लगे, पहला फिलॉसफी तो ये हो गया। दूसरा फिलॉसफी ये कहता है कि कोई भी काम आप करिएगा, बड़ा काम जिससे आपका लाइफ बेहतर होगा, वो काम स्टार्टिंग में आपको मन नहीं लगेगा, वो आपको बोझ लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहिएगा, उसमें लगे रहिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं, तो अब उसमें आप एक्सेलेंट हो जाइएगा। तो दोनों फिलॉसफी में किसको फॉलो करेंगे आप? दोनों एक दूसरे को कट नहीं करता है। तो कहता क्या है कि जो सेकंड फिलॉसफी है, उसके जहां पर आपको अपने आप से लड़ना है, थोड़ा सा और लड़ने की जरूरत है उसको बेहतर करने के लिए, फिर जब वो बेहतर हो जाएगा तो पहला फिलॉसफी आ जाएगा, आप इंजॉय करने लगेंगे उस चीज को। कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, जैसे आप मान लीजिए, सपोज करें, बहुत बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आपको आपको गाना गाना अच्छा लगता है, सिंगिंग करना अच्छा लगता है, मान लीजिए सिंगिंग करना अच्छा लगता है ना, आप सोचेंगे कि हमको ये काम मिल जाएगा तो हम इसमें एक्सेलेंट कर जाएंगे, लेकिन जब आप इस काम को प्रोफेशनली करिएगा, आपका हालत खराब हो जाएगा और आपको लगेगा कि भाई इससे बढ़िया तो पढ़ाई करना ज्यादा आसान था। जितना समय आपने पढ़ाई पे दिया है उतना समय आप सिंगिंग में देंगे तो आप एक्सेलेंट हो जाएंगे। क्योंकि पढ़ाई को मन से नहीं कर रहे हैं इसलिए एक्सेलेंट नहीं हो पा रहे हैं। और जब आप सिंगिंग को एक लेवल पे कीजिएगा तो बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत ऑब्स्टेकल। आपको सुर का ज्ञान नहीं रहे, आपको उसका ताल का पता नहीं है, आपको रिदम का नहीं पता है, टेम्पो का नहीं पता है, आप उसमें कंफ्यूज रहिएगा। उसको सीखने बैठिएगा 10-12 साल, 12-13 साल और एक्स्ट्रा लग जाएगा, अभी से 10-12 साल लग जाएगा, ठीक है। क्यों? आप क्यों सिंगिंग को एंजॉय कर रहे थे? क्योंकि सिंगिंग एकदम बेसिक लेवल पे कर रहे थे, इसलिए आप एंजॉय कर रहे थे। लेकिन आप प्रोफेशनली करने लग जाइएगा उसको, तो आप उसमें वो सेकंड फिलॉसफी को फॉलो करिएगा। शुरुआत में मजा नहीं आएगा, शुरुआत में मन नहीं लगेगा, फिर धीरे 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 मन लगने लगेगा। समझ गए? और यही होता भी है। जो काम मेरे लिए आसान है, अच्छा लगता है, हमको मन लगता है, वो चीज आपके लिए कष्टदायक है। क्यों? क्योंकि जो समय मुझे इसमें देना चाहिए था मैंने दिया है, आपने नहीं दिया है। आप देने लगेंगे, आपको भी आसान लगने लगेगा, आपको भी मन लगने लगेगा। ये सारे चीज पर फॉलो होता है। ऐसा है ही नहीं कि ये पर्टिकुलर किसी इंसान पर फॉलो होता है, सब पर फॉलो होता है कि नहीं? सिंपल सा बात है, जो आदमी खाएगा उसका हेल्थ बेहतर होगा। कितना सिंपल फिलॉसफी है। उसी तरह ये फिलॉसफी भी बिल्कुल सिंपल है। कोई भी काम जो आपके जीवन को बेहतर करेगा, शुरुआत में कष्ट देगा, धीरे 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 आप उसमें लगे रहेंगे तो फिर वो आपको आसान हो जाएगा आपके लिए। शुरुआत में आसान नहीं होगा। आप इसका नाम जानते हैं? शीतल देवी का नाम जानते हैं आप लोग? हाँ, शीतल देवी का नाम नहीं जानते आप लोग? कोई नहीं जानता आप लोग में से? कोई जानता होगा? कोई सिंगल पर्सन? हाँ, कोई नहीं? मुझे लगा कि जानते होंगे आप लोग। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? बोलो। चेस प्लेयर नहीं है वो। शीतल देवी हिमाचल की एक बहुत कम उम्र की, आप लोग से भी कम उम्र की एक लड़की है। उसके बारे में सुनिए तो रूह कांप जाएगा आपका। वो लड़की का हाथ ही नहीं है, वो मतलब जन्म से हाथ कटा नहीं है, ऐसा नहीं है, जन्म से ही हाथ नहीं है। और वो इंडिया का वर्ल्ड चैंपियनशिप में
अब टॉप 10 आर्चरी में आती है वो, आर्चर में। जिसका हाथ नहीं है वो इंटरनेशनल लेवल टॉप 10 आर्चर में आती है। इंडिया का अर्जुन अवार्ड मिला है उसको, बस फर्क इतना है कि राष्ट्रपति से वो ले नहीं सकती है। ठीक है, आप उसकी हिस्ट्री पता कीजिएगा, और जो उस लड़की ने करके दिखाया है किसी इंसान के बस की बात नहीं है। वो दैव शक्ति, कोई स्पिरिचुअल पावर है तभी वो कर पाया है। वो पैर से आर्चरी चलाती है और कंपीट उसके साथ करती है जो कि जिसके पास हाथ पैर पूरा स्वस्थ व्यक्ति है। आप उसके बारे में सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा। वो पैर से कैसे बैलेंस बनाया, मात्र 12 साल 13 साल लगातार कंसिस्टेंट रही। वो अपने पैर के उंगलियों से उसके बो को खींचती है। वो ये बात को आप समझ नहीं पाएंगे। समझ गए? जो उसने करके दिखलाया है वो साधारण इंसान से संभव नहीं है, लेकिन है, वो इंसान ही है कि नहीं? आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसको जस्ट 2 साल पहले ही अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, पता नहीं आप लोग कैसे नहीं पता, होना चाहिए था। पता है ये बात, चलिए ठीक है, नाम नहीं आता तो आज पता चल गया। ठीक है, देखा है ऐसा? हाँ, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं उसको। और वो मतलब एक छोटे से, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करती है, और कितने भाई बहन हैं, और उसको इस तरह का एक्सपोजर मिला, उसने उसको जिया, उसको यूज किया। आज सोचिए कि वो पैर से वो कितना 40 मीटर रेंज रहता है उसका जनरली, उसको हिट करती है, और रैंकिंग उसका टॉप 10 वर्ल्ड इंटरनेशनल में है। इंडिया में भी नहीं, इंटरनेशनल में चैंपियनशिप में है वो। समझ गए? तो कैसे किए लोग, शुरू में कितना कष्ट हुआ होगा। यहां तो जिसके पास हाथ पैर है वो उसको कष्ट होता है, उसके पास हाथ ही नहीं है। समझे? आप उसको आर्चरी चलाते हुए देखेंगे ना, तो आप देखिए कितना कष्ट से वो चलाती है। उसके लिए अलग से अरेंजमेंट है, पूरा सिस्टम ही अरेंजमेंट है उसका। यहाँ पर बकल है, उससे वो खींच करके वहां लॉक करती है, और यहाँ अपने जीभ से उसको रिलीज करती है, जो कि साधारण इंसान की बात ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके यहां से रिलीज करते हैं ना, उसको तो हाथ ही नहीं है, अंगूठा ही नहीं है, अंगूठा क्या हाथ ही नहीं है, तो रिलीज कहां से करेगी? अपनी जीभ से रिलीज करती है। नहीं, वो बाय बर्थ है वो। ठीक है, तो वो कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आइए, यहां पर ये कहने का मीनिंग ये है, समझिए ध्यान से। यदि जो एल है ना, स्मॉल एल है, स्मॉल एल यदि 0 के बराबर है तो उस पॉइंट पे हैं हम जहां ये पॉइंट है। तो यहां पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? 0। इसलिए जब एल 0 है तो यू क्या है? 0। यू और ये जो एल है, स्मॉल एल, ये इंटरमीडिएट लेंथ है ये, जो किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है, और किससे छोटा हो जाएगा? कैपिटल एल। क्योंकि एल जब कैपिटल एल पहुंच जाएगा तो यू जो इंटरमीडिएट स्पीड कह लीजिए, इंटरमीडिएट स्पीड जो है वो कहां हो जाएगा? वो वी पे पहुंच जाएगा, जो यहां पर वी है। समझ पाए? तो ये अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो यहां पर है। एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन जो ड्रॉ किए हैं, ये एंगल इसको बड़ा सा करके 100x में हम उसको बड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां से ये लेंथ y है। ठीक है, सॉरी, स्मॉल l है, या यहां पर y ही ले लीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, y ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये y हो गया, और ये थिकनेस कितना हुआ? dy, और इसी y पर ये कितना है? u। तो ये u है, ये लेंथ कितना होगा? dy, ये u इंटू डी टी, ये भी u इंटू डी टी, लेकिन ये थोड़ा सा जो बढ़ा वो du इंटू डी टी। मतलब इस लेंथ को हमने क्या माना? इस लेंथ को हम मान लिया हमने कुछ इस तरह से डी एक्स मान लिया। तो u बराबर क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स बराबर क्या होगा? u इंटू, ऐसा होगा क्या? होगा।
तो इतना जो लेंथ यहां से, ये जो लेंथ है ना, आप यहां से ले लीजिए, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। ये लेंथ, ये जो लेंथ यू रहा, मतलब यहां से ये एक जो एरिया बना ये, तो इसका लेंथ यू रहा, तो ये यू भी रहा, और इंटू डी टी ले लिए, ये भी इंटू डी टी ले लिए। अब ये जो बच गया ये वाला पोर्शन, उसका ये आगे ये है, तो यहां पर इस एंगल को हम एंगल को डी थीटा दिखा रहे हैं। ये एंगल कितना है, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। और ये लेंथ कितना है, इस पॉइंट को ए बी सी डी ई, तो यहां पे लीजिए ए बी सी डी ई, उससे उसे मैच करा सकते हैं, बोलिए हाँ। ये उससे मैच करेगा थोड़ा सा, इसका ये लेंथ dy है, तो देखिए a से e का लेंथ कितना है dy, तो यहां a से e का लेंथ कितना है, अच्छा a से b, तो a से b का लेंथ कितना है u dt, तो u dt। समझ गए? थोड़ा और इसको फील करने के लिए आप थोड़ा इसको यहां ले सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए a e dy। समझ पा रहे हैं कुछ? नहीं समझ में आ रहा है बोले? ये स्ट्रक्चर समझ में आया? और ये चूंकि लेंथ dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है, ये भी dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ही है। लेकिन यहां वाला पोर्शन तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ना, क्योंकि देख रहे हैं जैसे लेयर से ऊपर जा रहे हैं तो अगला लेयर ज्यादा स्पीड से है, उसका अगला लेयर ज्यादा स्पीड से है। तो हम किसी भी y लेंथ पर dy थिकनेस का लिए तो हमको ये नजर आया, तो ये नजर आया, तो ऊपर वाला जो लेयर है वो ज्यादा दूर है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है ना उसका, उसके जस्ट नीचे वाले, जस्ट इमीडिएट नीचे वाले से। तो इमीडिएट नीचे वाले का लेंथ कितना है u dt, लेकिन इसका लेंथ कितना होगा u dt प्लस du इंटू dt। तो ये टोटल लेंथ कहां से कहां है, a से c है, लेकिन नीचे वाला लेंथ कितना है a से b है, उतना ही टाइम पर। समझ गए? तो अब इसको देख करके हम क्या कह सकते हैं इस ट्रायंगल को, तो फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा BCD, BCD से हम क्या ले सकते हैं, tan d थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, परपेंडिकुलर du इंटू dt, और बाई ये क्या होगा, a से e जितना है उतना ही तो b से d होगा, तो यहां लिखेंगे क्या dy फॉर वेरी स्मॉल d थीटा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा, tan d थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ? तो यहां लिखेंगे d थीटा इज इक्वल टू du इंटू dt, डिवीजन में dy। अभी dt इधर आ जाएगा तो d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dy। क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाँ? कुछ समझ में आ रहा है? हमको नहीं लगता है समझ में आ रहा है कुछ। ये हमने ये dt क्या है, d थीटा क्या है, छोटा सा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे मिल रहा है, जस्ट एक लेयर के जस्ट ऊपर का लेयर जितना आगे बढ़ा उतना उसने एंगल कवर किया, ठीक है। तो ये d थीटा कितने टाइम में, dt टाइम में। तो और ये du क्या है, du क्या बता सकते हैं क्या है, स्मॉल चेंज इन स्पीड है। स्मॉल चेंज इन स्पीड क्या, जस्ट ऊपर वाले का स्पीड नीचे वाले से कितना ज्यादा है, ठीक है वो। तो और कितने पर हम चेक कर रहे हैं, dy पर, dy थिकनेस में हम चेक कर रहे हैं। थिकनेस बढ़ा देंगे, थिकनेस कहां तक जाएगा बढ़ करके, 0 से l तक जाएगा। dy कहां से कहां वैरी करेगा, 0 से l तक वैरी करेगा, समझे। और स्पीड कहां से कहां वैरी करेगा, 0 से v तक, ठीक है। तो ये जो डी थीटा अपॉन dt है, इसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन,
और इसको बोलते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक। और इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। और शियर स्ट्रेन और एंगुलर डिफॉर्मेशन, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी की चेंज, जैसे जैसे उसका लेंथ चेंज होगा, dy चेंज होगा, du चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। इसको पहले यहां तक उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, टाइम हो ही गया। चलिए इसको उतारिए पहले।